हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और वर्क एनर्जी पावर के इस लेक्चर 4 में हम लोग समझने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलाज को और उसके कॉन्सेप्ट को। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने क्या क्या समझा था, वर्क एनर्जी को, वर्क को समझा था। पहले लेक्चर में पूरे वर्क को डिटेल में समझा था, और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में काइनेटिक एनर्जी, और थर्ड लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के इंट्रोडक्शन को समझा था। ये लेक्चर 4 है। और ये जो भी लेक्चर्स है वर्क एनर्जी पावर का, इसमें जो हम लोग टॉपिक टच कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो नीट और जेई लेवल तक का है। इसलिए ध्यान से देखिए और हर एक लेक्चर को देखिए और एंड तक देखिए, और इंशाल्लाह गारंटी है कि बेहतरीन तरीके से आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलाज को। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एनर्जी तक डिस्कस किया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां हम देखेंगे, यहां हम समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, और ये आपको आगे भी मिलने वाला है। ठीक है, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, समझना है, तो उससे रिलेटेड जो भी एनर्जी है उसको, उसका एक नजर, एक झलक हम लोग यहां देखेंगे। लेकिन इसको और डिटेल में आपको, जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, जिसको इलास्टिक एनर्जी बोल रहे हैं, ये आपको एसएचएम में भी मिलेगा। वहां पर ये कंबाइंड हो जाएगा। एसएचएम जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर कॉम्बिनेशन मिलेगा, काइनेमेटिक्स का भी, डायनेमिक्स का भी, और ये एनर्जी का भी। तो जो अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो एज ए टूल समझिए, वो सब इकट्ठा होता चला जाएगा और वो सब जाकर फटेगा एक जगह आगे के टॉपिक्स में। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन चैप्टर में मिलने वाला है और मिलेगा भी, लेकिन फिर भी हम लोग यहां उसको समझेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर 1 क्लास 12 में आपको मिलेगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर 2 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 है, लेकिन ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने का बेसिक फंडा क्या है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में हमेशा रखिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी, ये नोट में क्या है समझिए। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर किसके लिए डिफाइंड है या किसके लिए काम आएगा, तो ये हमेशा काम आएगा या सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर ओनली, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो उस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कोई मानी मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही कहीं पर अगर आपके सामने पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, समझ जाइए कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये तीनों के तीनों क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब आगे बात करते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसलिए यहां पर नोट में लिख दिया है। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने का बेसिक फंडा क्या है। ठीक है, तो फंडा ऑफ स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से स्टोर होगा, उसका फंडा क्या है, बेसिक फंडा। और ये आप कहीं पर भी ये कीजिएगा या पोटेंशियल एनर्जी आपको स्टोर होता हुआ नजर आएगा। क्या है एक्चुअली में, देखिए याद रखिएगा कि जब भी आप, ठीक है, जब भी whenever we do work done, ठीक है, against the conservative force, full stop, the work get stored as पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है। जब भी बेसिक फंडा क्या है, आपको काम करना है, ठीक है, आपको काम करना है अगेंस्ट में, किसके, तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम करना है। और जो काम आप कीजिएगा
वो काम स्टोर्ड हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। ये बेसिक फंडा है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने का। अब बात करते हैं कि देखें इसको एग्जांपल के तौर पर कि ये एक्चुअली में है क्या, बताना क्या चाह रहा है। यहां तक तो समझ में आ गया कि हम काम करेंगे जब भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, तो जो काम हम करेंगे वही स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फंडा क्या है, आपको काम करना है, किसके अगेंस्ट काम करना है, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करना है। ठीक है, अब देखिए तो मान लेते हैं कि ये पूरा एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, ये पूरा एक ग्रेविटेशनल फील्ड है और इसका फिगर यहां पर ड्रॉ किया जाए। ये मान लीजिए कि अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ, और इस अर्थ पर यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास कितना है, m। इस ब्लॉक की हाइट अभी कितनी है, ये जमीन से कितना ऊपर है, तो जमीन पर ही है, इसलिए हाइट कितनी है, 0। अब हम क्या करेंगे, तो आपको एक चीज अंडरस्टूड है कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg कितना लग रहा है, mg। ये तो अंडरस्टूड है कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कितना, mg। अब इसको क्या करते हैं, ऊपर उठाने का काम करते हैं। तो इसको हम लिफ्ट करेंगे, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर ले जा रहे हैं। ऊपर ले जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ऊपर उठाने में क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर है क्योंकि हम इसको ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। एक कंडीशन हमेशा याद रखिए इस केस में कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो अपोजिट है। ठीक है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल और अपोजिट। अब ऐसा क्यों है, यहां तक की कहानी समझ में आ रही है। फिर से देखिए, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर फोर्स लग रहा है mg। ठीक है, हम इसे लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। ऊपर ले जा रहे हैं तो हम अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। हम अगर उठा रहे हैं या पुली से उठा रहे हैं, किसी भी चीज से उठा रहे हैं, तो ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लग रहा है। चूंकि हम ऊपर उठा रहे हैं तो फोर्स ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, ऊपर की तरफ। लेकिन जो हम मैग्नीट्यूड लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स का वो इक्वल और अपोजिट होगा किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब आप कहिएगा कि सर ये इक्वल क्यों होगा, ये ग्रेटर क्यों नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर कीजिए कि एक्सटर्नल ग्रेटर देन Fg नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि अगर एक्सटर्नल ग्रेटर देन Fg हो जाएगा तो नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0। और जब नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 तो F नेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। तो इसके पास तो मास ऑलरेडी है, तो मास तो 0 के बराबर है ही नहीं, बच गया क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब जब 0 के बराबर नहीं होगा तो जहां एक्सेलरेशन है वहां वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0। और जहां वेलोसिटी है वहां क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मास ऑलरेडी है। तो काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व हो जाएगा। और हम यहां डिस्कस किसे कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए ये कंडीशन लेना जरूरी है पोटेंशियल एनर्जी को खालिस तौर पर, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्योर पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज या एक्सटर्नल एनर्जी को इन्वॉल्व नहीं करना है। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं आए और समझना पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स कभी भी बराबर ये बड़ा नहीं होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, हमेशा इक्वल और अपोजिट होगा। ठीक है, ये कहानी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं इरेज कर दूंगा अभी 1 सेकंड के बाद। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लग रहा है और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब वर्क का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, ठीक है,
वर्क का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर फोर्स, तो हम यहां लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, वर्क बराबर एफ एक्सटर्नल, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। या हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बराबर एफ एक्सटर्नल डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बराबर एफ एक्सटर्नल डी एक्स, ठीक है, एफ एक्सटर्नल डी एक्स। तो यहां पर जैसे ही हम एफ जी डाल देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स डाल देंगे, साइन क्या ले लेना है, निगेटिव, साइन क्या ले लेंगे, निगेटिव। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, एफ जी, और चूंकि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एफ जी डी एक्स माइनस एफ जी डी एक्स, एफ जी माइनस क्यों लगा दिए, बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसके इक्वल और अपोजिट है। इसको आप इसका दो एक्सप्लेनेशन हो सकता है। पहला एक्सप्लेनेशन आप समझ गए, पहला एक्सप्लेनेशन क्या है कि एफ एक्सटर्नल इक्वल और अपोजिट है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के, इसलिए हमने एफ एक्सटर्नल की जगह एफ जी लगा दिया। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, दूसरा एक्सप्लेनेशन समझिए कि एक्सटर्नल फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, इसलिए वर्क पॉजिटिव, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो थीटा कितना बनेगा, 180 डिग्री। फिर से समझिए, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, थीटा बनेगा 0 डिग्री, वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम यहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में देखें तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर, तो थीटा कितना बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो थीटा बनेगा 180 डिग्री, तो वर्क कैसा हो जाएगा, निगेटिव। बात समझ में आ रही है, वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इसका दो एक्सप्लेनेशन, एफ एक्सटर्नल डी एक्स या माइनस एफ जी डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, इतना में इतना बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, एफ जी डी एक्स, एफ जी डी एक्स। अब आगे काम करते हैं, इसको नोट कीजिए जल्दी से, या पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसे मैं इतना ही मिटाने वाला हूं, ये निगेटिव है। अब देखिए 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री 1, वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री -1, तो वर्क निगेटिव हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब ये यहां से अब आगे बात करते हैं इसकी। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, एफ डी एक्स। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन और माइनस एफ जी डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस एफ जी डी एक्स का इंटीग्रेशन। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू माइनस बाहर एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, एम जी डी एक्स। इसमें लिमिट क्या होगा, कहां से कहां ले जा रहे हैं, मान लेते हैं यहां h बराबर, हाइट यहां पर h के बराबर है, और यहां हाइट कितना के बराबर है, 0 के बराबर, तो लिमिट हो जाएगा h से 0 से h। तो w बराबर क्या आ गया, w बराबर आ गया mg बाहर, क्योंकि दोनों का दोनों कांस्टेंट है, दोनों का दोनों कांस्टेंट है, इसलिए mg को बाहर कर दिए, dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x, लिमिट कहां से कहां, तो 0 से h। अब आपको पता है अपर लिमिट रखना है और घटा देना है लोअर लिमिट, तो माइनस mg h माइनस 0, तो फाइनली आपको फॉर्मूला मिलेगा w बराबर mgh, mgh, ठीक है, मतलब वर्क बराबर क्या मिला हमको, mgh, ठीक है, माइनस mgh। और ये वर्क क्या लिखा मैंने यहां पर कि दी वर्क गेट स्टोर्ड एज, ये जो काम हमने किया, और काइनेटिक एनर्जी में भी यही चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क जो करते हैं वो स्टोर हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो यहां जो हमने काम किया है वो स्टोर्ड हो गया एज क्या, पोटेंशियल एनर्जी। इस वजह से इस W को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, पोटेंशियल एनर्जी से, और फाइनली फॉर्मूला मिला हमें mgh। फॉर्मूला क्या मिला, mgh। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो माइनस रिप्लेस भी हटा भी सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला, mgh। और ये जो mgh मिला हमें, ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
अब इसके कुछ पॉइंट्स को समझना है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसके कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं, आगे काम देगा बहुत ज्यादा, ठीक है। ये अर्थ है, यहां लिख देते हैं, ये अर्थ है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज आप समझिए कि जब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, यहां के बाद इंटीग्रेशन था, माइनस एम जी एच आया, पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज mgh होगा, मैग्नीट्यूड वाइज mgh। इस mgh को डिफाइन करेंगे, ये mgh एक्चुअली में क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहां समझते हैं कुछ पॉइंट। क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट समझते हैं, ठीक है। पॉइंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट कि जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे या कहीं सुना होगा या बेसिक पिछले क्लास में किसी सर ने बताया होगा कि जी, ये जो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वैरी करता है। जमीन से जब आप ऊपर जाओगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में प्रॉपर आपको फॉर्मूला मिलेगा इसका, जी का। तो जब आप जमीन से एक हाइट तक जाओगे कांस्टेंट, उस हाइट से इंक्रीज करोगे तो जी की वैल्यू चेंज होने लगेगी, जी की वैल्यू चेंज होने लगेगी। जब आप जमीन से नीचे जाओगे तो भी जी की वैल्यू क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। इसका मतलब कि जी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए हमने mg को क्या, जी को क्या माना, कांस्टेंट, तभी तो इसको बाहर निकाल लिया। तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के केस में यहां लिख सकते हैं, इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी इज कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में जी क्या है, कांस्टेंट है, आपके सामने। दूसरा पॉइंट क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट का निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएंगे तभी तो होगा। तो जब भी हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, तो जिस पॉइंट, तो उस पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट का निकालना हो तो आपको किसी एक पॉइंट से वहां तक जाना होगा, तभी तो वर्क डन होगा, नहीं तो डायरेक्ट वहां पहुंचिएगा तो वर्क डन तो होगा नहीं। तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको जाना होगा। तो जो इनिशियल पॉइंट होगा, उस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी आप क्या कंसीडर करेंगे, जीरो। मतलब ऐसा समझिए कि अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी आपको जीरो मानना होगा, और वो जो पॉइंट आप कंसीडर करेंगे वो कन्वीनियंट होना चाहिए। मतलब उसका फील आना चाहिए कि हाँ, उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो सकता है। एक ग्राउंड, तो ग्राउंड पर हाइट जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। दूसरा इंफिनिटी, इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हो तो एक पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट जहां से आप काम करने वाले हैं, एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेंगे, जीरो यहां के बाद मान लेंगे। बात समझ में आ रही है? इस लाइन के बाद यहां है मान लेंगे। बात समझ में आ रही? तो ये दो पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिए कि सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जी कांस्टेंट। अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हो तो एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या कर देंगे, जीरो मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए समझ लिया है। अब पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर दो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन करने में मजा आएगा।
हमारे सामने दो क्वेश्चन है, टॉपिक समझने के बाद दो क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। एक सिंपल है, दूसरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले सिंपल वाले को देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो सिंपल क्वेश्चन होगा वो किस तरह होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन दे क्या रहा है और कह क्या रहा है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन मालूम चलेगा जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। कहता है स्टोन ऑफ मास कितना केजी, 0.4 केजी। तो मास दे रहा है कितना, 0.4 केजी। ठीक है, मास कितना है, 0.4 केजी। ऊपर फेंका गया कितने के स्पीड से, तो u बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो आपको बहुत सारी चीजें मालूम है। एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी कितना होगा, तो a बराबर होगा -g। सर अब माइनस क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है ऊपर। ठीक है, कितने के स्पीड से, 9.8 से। ये जाएगा किधर, g किधर लग रहा है, नीचे, इस वजह से -g। उसके बाद आपको मालूम है कि मैक्सिमम हाइट पर ये रुकेगा, थोड़ी देर के लिए रुकेगा, तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो mgh पोटेंशियल एनर्जी है, m दिया हुआ है 0.4 केजी, g आपको पता है 10 ले लेना है, या 9.8 है तो आप बेहतर है कि 9.8 ले लो, शायद कट जाए। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और h आपको फाइंड करना है। h निकालने के लिए हमारे पास पुराना फॉर्मूला है काइनेमेटिक्स का, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh। ये फॉर्मूला हमें मालूम है। v 0 हो जाएगा तो u कितना होगा, -u स्क्वायर, क्योंकि v 0 है। यहां पुट करोगे ये 0 तो इसको इधर भेजेंगे तो -u स्क्वायर, ये कितना गया 2gh। तो हमें h निकालना है, तो फाइनली h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा -u स्क्वायर बाई -2g। माइनस हमने पहले ही डाल दिया है, तो निगेटिव से निगेटिव डिचिक डिचिक, तो h बराबर क्या हो गया, u कितना है 9.8। तो 9.8 इंटू 9.8 अपॉन 2 इंटू 9.8, एक 9.8 डिचिक डिचिक, तो बच गया कितना 9.8 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4.9 मीटर। ठीक है, हाइट कितना आ गया 4.9 मीटर। अब इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। m कितना है, m कितना है, m 0.4 केजी, तो 0.4, g कितना ले 9.8, h कितना आया 4.9 मीटर। तो इसको सॉल्व कर देना है, ये नीचे 10, ये नीचे 10, ये नीचे 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा बताओ, 4998, कितना आ जाएगा 4998। 8 9 72 को 2 हाथ में रहा 7, 8 चौका 32, 32 से 7 हो जाएगा 39, 9 9 81 का एक हाथ में रहा 8 4 9 36, 36 और 8 हो गया 44, 2 10 8 4। अब इसको गुना कर दो, इसको गुना कर दो 4 से, तो 4 कितना हो जाएगा, क्या 250, सीधा 250 से डिवाइड कर दें। अब इसको 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 0 8 चौका 32 का 2 हाथ में रहा 3, 4 चौके 16, 3 19 और 1 2 3 3 0 डाल देना है, तो वो 19.208 जूल। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है आपको। इसको नोट कीजिए, तरीका आपको समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे चेन वाला। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको नोट कीजिए फटाक से। चलिए देखते हैं अब ये वाला क्वेश्चन। इसमें एक चेन दिया हुआ है, चेन है जिसका मास कितना है m, रेडियस कितना r, इस सर्कल का सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल के ऊपर ये चेन ऐसे रखा हुआ है। आपको इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तरीका जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये तरीका बेसिक तरीका है फिजिक्स का, और कई जगहों पर इस
पैटर्न को यूज करेंगे हम लोग स्पेशली सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक में, और सेंटर ऑफ मास और क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक में इस तरह का जो पैटर्न हम लोग, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी याद रखिए, मैंने पहले भी बोला है ये वर्क एनर्जी पावर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये 3 दफा मिलने वाला है, एक अभी, एक ग्रेविटेशन चैप्टर में और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th में, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा तो लगेगा कि ये रिपीट हो रहा है। तो जो तरीका अभी मैं बताने जा रहा हूं वो आपको आगे भी मिलने वाला है, तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तरीका, ये फिगर बना लेते हैं, फिगर बना लिया जाए। ठीक है, ये चेन है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है r, यहां पर चेन ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ये चेन है, इसका मास कितना है m, ठीक है। अब देखें तरीका क्या है, लेंथ है, ये चेन के पास क्या है, लेंथ है, ठीक है, और लेंथ के पास मास है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो तरीका है यहां पर, इसमें ये मास है और जो कि पूरे मास कहां बटा हुआ है, लेंथ पे बटा हुआ है। तो जो तरीका है वो तरीका ये है कि हम लोग कैलकुलस यूज करेंगे यहां पर, और कैलकुलस यूज करने के लिए क्या करेंगे, तो चूंकि मास पूरे लेंथ पर बटा हुआ है तो हम सबसे पहले एक छोटे मास के लिए काम करेंगे। ठीक है, एकदम छोटे मास के लिए काम करेंगे, छोटे मास का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। छोटे मास का जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे इसके लिमिट तक, इसके पूरे लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या करेंगे, देखिए तरीका यह है कि हम क्या करेंगे, यहां से थीटा पर जाकर डी थीटा ले लेंगे। तरीका समझ में आया, थीटा एंगल पर जाकर क्या ले लेना है, डी थीटा। यह तरीका आगे भी मिलेगा आपको, थीटा पर जाकर डी थीटा, याद रखिए थीटा पर जाकर, जैसे वर्क वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि यहां से ये एम है, इस पर फोर्स लग रहा है और आपको यहां ले जाना है, तो बताइए वर्क, और फोर्स दिया हुआ है आपको 2x + 1 का ये फंक्शन दिया हुआ है। तो क्या किया था वहां पर, x पर जाकर dx, ये तरीका हमने यूज किया था वहां पर, याद होगा, x पर जाकर dx, और हमने f dx के लिए वर्क निकाला और इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो जब यहां पर क्या किया, x पे जाके dx, यहां पर क्या कर रहे हैं, थीटा पे जाके d थीटा, थीटा पे जाके d थीटा। यह बात समझ में आ रही होगी आपको। थीटा पर जाकर d थीटा जब लेंगे तो होगा क्या, ये समझिए, थीटा पर जाकर d थीटा लेंगे तो ये छोटा सा हमें यहां पर एक मास मिलेगा और छोटा सा लेंथ मिलेगा। तो इस पॉइंट के लिए क्या क्या है, एक तो लेंथ हो गया dl, और दूसरा छोटा सा मास मिला हमें जिसको क्या कर रहे हैं, dm। बात समझ में आ रही है। थीटा पर जाकर d थीटा, तो एक छोटा सा लेंथ मिला हमें, ये रेड आप देख रहे हैं, छोटा सा लेंथ मिला dl, और इस छोटे से लेंथ पर जो मास है वो क्या है, dm है। तो इसके वैल्यूज को लिख लेते हैं, वैल्यूज को कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले काम क्या करना है, थीटा पे जाकर d थीटा ले लें। अब d थीटा के लिए लेंथ क्या है, d थीटा के लिए लेंथ क्या है, लेंथ है dl, और मास क्या है, और dl का मास है dm। बात समझ में आ रही है। थीटा पे जाके क्या करना है, d थीटा लेना है, ठीक है, dl, और d थीटा के लिए लेंथ है dl, और dl का मास क्या है, dm। तो सबसे पहले हम dl के लिए काम करते हैं। dl का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पहले से मालूम है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, ये आपको पता है। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो यहां आर्क क्या है, ये dl, रेडियस क्या है r, ये रेडियस r है, और एंगल क्या है, d थीटा। तो dl बराबर r d थीटा, dl बराबर क्या मिल गया हमको, dl बराबर क्या मिल गया हमको, r d थीटा। तो एक चीज हमने निकाल लिया, dl का वैल्यू कैसे निकाला, बात समझ में आ रही है। अब क्या निकालेंगे, dm, ठीक है, dm। क्यों dm निकालेंगे, याद कीजिए,
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। तो g हमें मालूम है, जो काम हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, m के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहां m क्या है, dm। तो dm के वैल्यू को निकालना है। तो dm का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए dm का वैल्यू निकालने के लिए ब्लैक कलर मास ऑफ dm, मास ऑफ dm। तो dm का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये होगा इक्वल में, मास ऑफ dm इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dl इंटू लेंथ। अब कहिएगा ये क्या है, ये यूनिटरी मेथड है, ये कॉमन सेंस वाली चीज है। जैसे आप सामान लेने गए, जैसे आपने खरीद लिया 200 रुपए में 20 केजी सेब, जो कि इतना अभी है नहीं अभी के हिसाब से, 200 रुपए में खरीदा आपने 4 केजी सेब, 5 केजी, ठीक है। 200 किलो में आपने कितना खरीदा, 5 केजी सेब खरीद लिया आपने। 200 रुपए में 5 किलो सेब। आपको खरीदना है 15 किलो, आपको खरीदना है 15 किलो, या आपको खरीदना है 2 किलो, तो कितना आपको देना होगा, कॉमन सा बात है, 5 किलो का 200, तो एक का कितना हुआ 40, तो 2 का कितना हो जाएगा 80। तो यहां आपने क्या किया, यूनिटरी मेथड यूज किया कि 5 का 200 है, मतलब 1 का 40, तो 1 का आपने निकाला ना, मतलब पर यूनिट किलो, पर केजी। वही यहां काम कर रहे हैं कि पर यूनिट लेंथ पर मास कितना है, और पर यूनिट लेंथ पर जब मास मालूम चल जाएगा तो पूरे जितने लेंथ पर चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही। तो मास पर यूनिट, तो मास कितना है, मास है m, पर यूनिट लेंथ मतलब पूरा लेंथ कितना है, तो ये r है, और इस चेन का लेंथ कितना होगा, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। पूरा सर्कल होता है 2 पाई r, सेमी सर्कल होता है पाई r, और ये सेमी सर्कल का भी आधा है, तो ये क्या हो जाएगा पाई r बाई 2। तो पाई r बाई 2 इंटू लेंथ क्या है dl। यहां तक कहानी समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। ये फॉर्मूला मास ऑफ dm निकालने का तरीका क्या, मास पर यूनिट लेंथ। ये मास पर यूनिट लेंथ क्यों, एग्जांपल आपके सामने, 5 किलो सेब लिए 200 में, तो 2 केजी का कितना, तो पहले 1 केजी निकालेंगे, फिर जितना चाहिए उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह यहां यूनिट लेंथ पर मास कितना है वो निकालेंगे, फिर जितना से निकालना उतना से मल्टीप्लाई। तो इसको आगे कैसे लिखेंगे, आगे लिख सकते हैं यहां पर कि dm बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2m बाई पाई r इंटू dl, और dl का वैल्यू हमने यहां निकाला हुआ है r d थीटा, डाल दीजिए r d थीटा। कहानी एकदम क्लियर है, r से r ढिचिक ढिचिक, तो बच गया क्या, dm बराबर 2m d थीटा बाई पाई, 2m d थीटा बाई 2m d थीटा बाई पाई। ये हमने यहां तक निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इस सेब को मिटा देते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने से पहले dm हमने निकाल लिया। अब हमें हाइट भी तो चाहिए, तो आइए हाइट के लिए काम करते हैं। ये मास क्या है, ये मास है dm, ये मास है dm, इसकी हाइट क्या होगी, तो यही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही हाइट है। जो एक्चुअली में देखें अगर आप ध्यान से इस फिगर को अगर इधर साइड में ड्रॉ करें, तो ये यहां पर dm, ये यहां पर dm, ये h, ये 90 डिग्री, और ये सेंटर, और ये थीटा। अब आप साफ देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जो एक्चुअली में हाइट है, ये बोले तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाइए, साइन थीटा बराबर p बाई h। तो p बराबर क्या होगा, h साइन थीटा। h यहां पर एक्चुअली में क्या है, रेडियस, हाइपोटेनस क्या है यहां पर, हाइपोटेनस, h यहां पर हाइपोटेनस है, कंफ्यूज नहीं होना है, हाइपोटेनस, और ये जो h है ये एक्चुअली में हाइट है। तो हाइपोटेनस क्या है, r, तो p बराबर क्या आ गया, r साइन थीटा, और परपेंडिकुलर एक्चुअली में क्या है, हाइट है। तो h यहां पर क्या लिख सकते हैं, एंड
हाइट क्या होगा, आर साइन थीटा। डीएम भी मालूम है, एच भी मालूम, जी तो कांस्टेंट हमने माना हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप वैल्यू डाल देते हैं। इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, वैसे आप तो समझदार हैं, मिटा ही देता हूं। अब देखिए, यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है, पिक्चर एकदम क्लियर है। अब यहां से निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या है, mgh। ठीक है, चूंकि मास dm है तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्मॉल होगा, dm gh, दोनों तरफ इंटीग्रेट, पोटेंशियल एनर्जी u, du का इंटीग्रेशन u, dm का वैल्यू डाल देते हैं, ये 2m बाई पाई डी थीटा इंटू जी इंटू एच का वैल्यू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। अब यहां से पूरा इंटीग्रेशन है, पूरा मैथ से कोई फिजिक्स नहीं है, जो जो कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, u को बाहर, लिमिट कहां से कहां तक डालना है। तो यहां आप ध्यान से देखो तो इंटीग्रेट किया जा रहा है एंगल को, तो लिमिट भी क्या होगा, एंगल का होगा। ये कितना डिग्री है, तो ये 0 डिग्री, ये कितना है तो 90 डिग्री है, तो लिमिट हो जाएगा 0 से लेके π/2 तक। अब इसमें अगले स्टेप में सबको कांस्टेंट जो है बाहर निकाल लो, 2m बाहर हो जाएगा, g बाहर हो जाएगा, r भी बाहर हो जाएगा, तो 2m rg बाहर, पाई भी बाहर, सिर्फ इंटीग्रेशन होगा किसका, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। यहां पर क्या लिख देंगे, u बराबर हो जाएगा 2mrg/पाई, ठीक है, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, 0 से π/2। बेहतर है कि माइनस को बाहर निकाल लो, कंफ्यूजन नहीं होगा, 2mrg/पाई। अब बचा कॉस थीटा 90, कॉस अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस 90 हो जाएगा 0, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, तो ये -1 अंदर से निकलेगा, -1 बाहर है माइनस, तो फाइनली u बराबर निकल कर आ जाएगा, कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, 2mrg/पाई, 2mrg/पाई। तो ये निकल कर आ गया इसका पोटेंशियल एनर्जी का, ये रिजल्ट आ गया, ये इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ गया। तरीका आपके ध्यान में है क्या करना है, थीटा पे जाके डी थीटा, dl लेंथ लेंगे, उसके बाद डी थीटा का लेंथ होगा dl के पास मास होगा dm, एंगल वाला फॉर्मूला लगा करके dl निकालना है, मास पर यूनिट लेंथ वाला काम करके आपको dm निकालना है, हाइट निकाल लेना है, पाइथागोरस यूज करके, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके वैल्यूज डाल देने हैं, कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं, इसको फटाक से नोट कीजिए, और बेहतरीन तरीके से समझ में आया है तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक बटन ठोक दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी और उससे न्यूमेरिकल समझने के बाद जो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी अभी समझा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, और दो तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, एक सिंपल था और एक कॉम्पिटिटिव था। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो इस पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हम लोग समझने वाले, क्योंकि 3 टाइप्स हमने लिखा था, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमने पढ़ लिया, mgh जिसका फॉर्मूला है, उस पर क्वेश्चन कैसे करना है ये भी हम लोगों ने देख लिया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को ही हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और तीसरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, जिसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या इसका एक और नाम है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है क्या, तो ये चीजें हम लोगों ने डायनेमिक्स में डिस्कस किया था, ठीक है। एनएलएम में डिस्कस किया था कि ये एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग यहां पर रखा हुआ है, ये इसका नेचुरल लेंथ है, और ये एक मास से अटैच्ड है, ये एक स्टेशनरी रखा हुआ है। तो यहां पर ये जो लेंथ है ये एक्चुअली में इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ, ठीक है, नेचुरल लेंथ, ठीक है। यहां ये इसका नेचुरल लेंथ है। इस पॉइंट पर जो ये यहां पर रखा हुआ है, तो इस स्टेज पर इसके पास जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है, 0 है,
नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है, 0। अगर हम इसको डिस्टर्ब करें, ये इसका पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से अगर हम इसको डिस्टर्ब करें, मतलब इसको स्ट्रेच करके आगे ले जाए या कंप्रेस करके पीछे ले जाए, तो इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स इंक्लूड हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स होता क्या है, देखिए कि अगर जैसे मान लीजिए कि ये स्प्रिंग है और इसने हमने इसे स्ट्रेच करके यहां ले आए, हम इसे स्ट्रेच करके यहां ले आए, ये यहां था, यहां से यहां आ गया, तो x डिस्टेंस ये आगे बढ़ा। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट ये क्या हुआ, स्ट्रेच्ड हुआ, आगे बढ़ा। अब जब ये आगे बढ़ा तो स्प्रिंग नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़े। स्प्रिंग क्या चाहेगा कि हम अपना नेचुरल अवस्था में बैठे रहे और नेट फोर्स हम पर 0 लगता रहे और हम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मींस क्या, नेट फोर्स 0, उस अवस्था को मेंटेन करें। स्प्रिंग यही चाहता है। तो जैसे ही हम इसको स्ट्रेच किए x डिस्टेंस, इस स्प्रिंग के अंदर वापस आने वाली एक फोर्स पैदा हो गई जिसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। और हम इसको इधर खींच कर ले गए एक्सटर्नल फोर्स, तो ये एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट होता है रीस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग चाहता है क्या, वापस आने का, और ये रीस्टोरिंग फोर्स एफ रीस्टोरिंग प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स के। जितना आप खींचते चले जाओगे उतना ज्यादा ये बढ़ता चला जाएगा, जितना कम खींचोगे। जैसा एक एग्जांपल जो आप स्कूल टाइम में करते हैं कि जैसे क्लास में बैठे रहते हैं और जो रबर आता है मिठाई के डब्बा के ऊपर बांधा हुआ, उस रबर को ऐसे उंगलियों में फंसाते हैं और कागज का वो गोली बनाकर ऐसे मारते हैं। क्लास में आपने किया होगा ऐसा। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए दूसरे बेंच पर पहुंचाना, तो आप उसको हल्का खींचते हो और छोड़ते हो, दूसरा पहुंच जाता है। और मान लीजिए दूसरे क्लास में पहुंचाना है तो क्या करते हो, एकदम यहां टान देते हो और फिर छोड़ते हो। तो ये स्ट्रेच जितना होगा इतना हल्का छोड़े, हल्का उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स है, हल्का आगे जाएगा। ज्यादा दूर खींचना है, ज्यादा दूर भेजना है तो ज्यादा आप स्ट्रेच करोगे तो ज्यादा दूर जाएगा। तो एक्स पर जितना आप स्ट्रेच करोगे उतना पर रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड होगा। और जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, यहाँ आया के, और निगेटिव साइन, ये माइनस, रीस्टोरिंग निगेटिव होता है, इसलिए इधर ये आ गया स्प्रिंग फॉर्मूला, स्प्रिंग फोर्स। ये आ गया आपको स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स। के क्या है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसका यूनिट क्या होगा, के बराबर होता है न्यूटन पर मीटर। एक्स क्या है, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स क्या है, तो एक्स है डिस्प्लेसमेंट। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अगर आपने स्प्रिंग नहीं भी पढ़ा होगा तो मैंने आपको पढ़ा दिया है जो आगे काम देगा अभी, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स समझ में आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट समझ में आ गया, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेस। अब समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब देखिए स्प्रिंग में होता यह है कि जैसे ये यहां पर स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग अपना यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ये बताने से पहले ये कहानी आपको समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गया कि ये नेचुरल लेंथ है, एफ नेट 0 है। जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो ये इस पर नेट फोर्स, मतलब वापस आने के लिए जो फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होगा एक्स के, जितना आप कंप्रेस कीजिए स्ट्रेच कीजिए उस पर प्रोपोर्शनल होगा। जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। माइनस इसलिए क्योंकि हमेशा ये अगर कंप्रेस कीजिएगा तो स्ट्रेच होना चाहेगा और स्ट्रेच कीजिएगा तो कंप्रेस होना चाहेगा, इसलिए निगेटिव साइन। कौन क्या है ये समझ में आ रहा है। अब एक इसका सवाल का जवाब दीजिए मुझे कि ये एक स्प्रिंग है, यहां तो स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। ये कैसा सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहां स्प्रिंग रखा हुआ है, लटका हुआ है वर्टिकल सरफेस से, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस से लटका हुआ है एम। अब आप मुझे बताएं कि इस अवस्था में नेचुरल लेंथ इसका कौन होगा, नेचुरल लेंथ इसका कौन होगा। एक नंबर नहीं, लेफ्ट वाला या राइट वाला, बताइए इसका नेचुरल लेंथ कौन होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। यहां तो स्प्रिंग कैसा था, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ था, अब यहां लटका हुआ है, वर्टिकली है, तो कौन होगा जल्दी बताना है। नेचुरल लेंथ कौन सा होगा स्प्रिंग का, लेफ्ट या राइट,
बताओ मासूम, राइट होगा। क्यों राइट होगा? क्योंकि जब हम इसको वर्टिकली, राइट होगा, राइट इज द करेक्ट आंसर। जब हम इसको लटकाएंगे तो इस पर नीचे फोर्स लगेगा mg, ठीक है, और mg इसको थोड़ा नीचे ले जाएगा, तो इसका मतलब कि इसका नेचुरल लेंथ यहां लाई करेगा, ये इसका नेचुरल लेंथ। अच्छा, एक चीज, नेचुरल लेंथ की कहानी समझ में आ गई। हॉरिजॉन्टल में अपने नेचुरल लेंथ पे रहेगा, लेकिन जब हम वर्टिकली रखेंगे तो वो नेचुरल से आगे आएगा। अब ये बताना है कि नेट फोर्स जीरो किस पर होगा, यहां पर, राइट या लेफ्ट? नेट फोर्स जीरो कहां होगा बताइए? एफ नेट जीरो किस तरफ होगा? लेफ्ट पर नेट फोर्स जीरो होगा या राइट पर? क्योंकि जब हम हॉरिजॉन्टल पर रखते हैं तो अपने नेचुरल लेंथ पर नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन जब हम वर्टिकली रखेंगे तो नेट फोर्स इसका जीरो होगा यहां पर। यहां पर क्यों? क्योंकि ये एक्स स्ट्रेच्ड हुआ है, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर लगा रहा है और mg नीचे लग रहा है, ताकि ये इसको बैलेंस करे और ये यहां पर स्टेबल हो सके। बात समझ में आ रही है आपको? ये यहां पर रुके और स्टेबल हो सके। तो याद रखिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जब आप स्प्रिंग को रखेंगे तो अपने नेचुरल लेंथ पर नेट फोर्स जीरो होगा, लेकिन जब आप वर्टिकली उसको लटकाएंगे तो नेचुरल लेंथ उसका जो पूरा स्ट्रेच है उससे कम पॉइंट पर, उससे पहले ही उसका नेचुरल लेंथ होगा, और जहां पर वो रुका हुआ है उस पॉइंट पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। यहां तक की कहानी समझ में आ गई है। इसे अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे मैं मिटाने वाला हूं, उसे आगे बढ़ाने वाला हूं। तो यहां की कहानी समझते हैं। ये यहां पर से इसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, मास सेम है। यहां से मान लीजिए ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, इस पॉइंट से स्प्रिंग को स्ट्रेच करके यहां लाया गया, ये इसका फाइनल पॉइंट है F, ठीक है। इनिशियल से इसको कहां लाया गया? फाइनल लाया गया। बात समझ में आ रही है? इनिशियल से इसको फाइनल लाया गया, तो डिस्टेंस इसका क्या मान लेते हैं? यहां की दूरी मान लेते हैं x1 या xi मान लीजिए, और यहां की दूरी मान लेते हैं xf। बात समझ में आ रही है? स्प्रिंग कहां था? इस पॉइंट पर था, ठीक है। इस पॉइंट को दूसरे कलर से दिखा दो। स्प्रिंग इस पॉइंट पर था, ठीक है, स्प्रिंग इस पॉइंट पर था और इसको स्ट्रेच किया गया I वाले पॉइंट से कहां तक? F वाले पॉइंट तक। तो I से जब हम F तक इसको ले गए तो वर्क डन हुआ होगा। वर्क डन कितना हुआ देखिए, dw बराबर माइनस du बराबर माइनस dw वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एक्सटर्नल की बात नहीं हो रही, एक्सटर्नल की बात होती तो मैं माइनस हटा देता। ये पहले मैंने डिस्कस किया है कि हम स्प्रिंग को इधर स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। तो W अगर हम यहां एक्सटर्नल लिखते, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी वर्क इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो कोई निगेटिव नहीं होता। लेकिन हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो हम चलिए अगला स्टेप ऐसा लिख सकते हैं, माइनस dWc। WC समझ में आ रही है? WC मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, WC, ठीक है। WC के बाद du बराबर क्या गया? माइनस WC। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, माइनस dWc। तो कहां से कहां? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से लेके फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तक। और इसमें क्या करेंगे? कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो इसमें अभी नहीं डालते हैं लिमिट, आगे बढ़ते हैं और इसमें लिमिट नहीं डालते हैं क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि लिमिट किसका डालना है। इसको आगे बढ़ाएंगे, u का du का इंटीग्रेशन होता है, u कहां से कहां तक? इनिशियल से लेकर फाइनल तक, माइनस बाहर dw वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब F स्प्रिंग फोर्स इनटू dx, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स इनटू dx। तो ये लिमिट डाल दीजिए, अपर लिमिट रखेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट, तो uf माइनस ui माइनस f। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हमने यहां डिराइव किया, क्या होता है? kx, ठीक है। तो ये हो गया kx dx, ठीक है, kx dx। तो ये आ गया आपका uf माइनस ui बराबर
माइनस के बाहर और x dx का इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन। अब लिमिट डालते हैं कहां से कहां तक, इनिशियल xi से लेकर xf तक, xi से लेकर xf तक। अब uf माइनस ui बराबर माइनस के, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक, एक्स स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल। कट नहीं ना रहा है, यहां लिख देते हैं, ठीक है, इनिशियल से लेकर फाइनल। तो uf माइनस ui क्या आ गया, ठीक है, uf माइनस ui क्या मिल गया हमें, माइनस के बाई 2। अपर लिमिट रखेंगे तो xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला मिल गया। अब इसमें केस देखिए, अब अगर मान ले इफ xi बराबर 0, अगर इनिशियल इसका 0 मान ले, देन ui क्या हो जाएगा, 0। अब यहां वैल्यू डाल दीजिए तो uf बराबर आ जाएगा माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस, ये आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, mgh। तो दो तरह के पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों ने समझ लिया इस लेक्चर में। ठीक है, कैसे आया ये समझ में आया, वर्क डन एक्सटर्नल माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां माइनस माइनस आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, और इसी तरह यहां काम आ गया, फॉर्मूला यहां डिराइव हो गया। ठीक है, इसको फटाक से नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और इसको नोट कीजिए। और तो इस पूरे लेक्चर में कुछ कंफ्यूजन्स स्टूडेंट के दिमाग में आनी चाहिए थी, अगर आई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आई है तो बुरी बात है, और ये एक चिंता का विषय है। क्या है डाउट, क्या है सवाल, देखिए सवाल ये है कि मैंने जो भी फॉर्मूले डिराइव किए अभी तक इस पूरे लेक्चर में, ठीक है, जो भी फॉर्मूले डिराइव किए उसमें क्या क्या था, वर्क डन बाय, जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने डिराइव किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो आया माइनस mgh, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आया माइनस के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब बच्चे के दिमाग में ये सवाल होना चाहिए था कि सर यहां माइनस है, लेकिन बुक में तो माइनस नहीं है, और क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी माइनस नहीं लगा रहे। यहां माइनस आया है तो क्यों आया है, और ये हटा क्यों नहीं, और बुक में हटा हुआ क्यों है, उसको थोड़ा समझना है। ये माइनस आया है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और माइनस हटेगा कैसे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो लेक्चर जो भी आपने देखा, जो समझ के आए हैं वो और क्लियर हो जाएगा, और वो डाउट जो दिमाग में है वो अब और अच्छी तरह से दिमाग से निकलने वाला है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, माइनस mgh, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, हाफ, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। सवाल यह है कि यहां माइनस क्यों है, और माइनस है तो हटेगा कैसे, चलिए देखते हैं। यहां पर एक एग्जांपल मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए ले रहा हूं, इसको आप समझें अगर ध्यान से तो अच्छे से पूरा हिसाब, जो लॉजिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है वही लॉजिक सेम टू सेम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का है। लॉजिक क्या है, पहले ग्रेविटेशनल से समझते हैं। ये हमने इसको कैसे डिराइव किया था, हमने इसको डिराइव किया था कि ये अर्थ है, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, मास m है, इसका हाइट कितना है 0, इसको हम ले गए ऊपर कितने हाइट पर ले गए, तो h हाइट पर ले गए। ठीक है, ये h हाइट पर ले गए, ले जाने में, इसको ले जाने में हम ऊपर ले जा रहे थे तो हम क्या लगा रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे, लेकिन इस पर नीचे फोर्स लग रहा था mg, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा था, mg। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, वर्क डन। तो वर्क डन क्या था, वर्क डन था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बराबर फोर्स, फोर्स क्या था, F एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल, और F एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जो भी मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए dx, और ये एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, निगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो माइनस कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मींस क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां पर dx, ये dw, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो w आएगा, और माइनस f कंजर्वेटिव फोर्स mg dx, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो w बराबर आ जाएगा माइनस mg बाहर, और लिमिट 0 से लेके h dx, तो ये आ गया था w बराबर माइनस mg h माइनस 0। ये
ठीक है, तो इस तरह से हमने डिराइव किया था और वहां पर हमने क्या लिखा था कि ये जो वर्क हम कर रहे हैं ये स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब कि वर्क स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, इसलिए यहां पर पीई डाल दिया और पीई डाल दिया तो आ गया माइनस mgh। ठीक है, यहां तक की कहानी सही है, यहां तक की कहानी सही है, लेकिन इसको और क्लियर करना है। क्लियर करने का आप मतलब समझिए। अब यहां पर चूंकि पहला, इसको दो केसेस में अगर आप समझे तो दो केसेस में आप इसको कैसे समझ सकते हैं। पहला केस देखिए, पहला केस क्या है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, पहला केस, फर्स्ट केस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या आया, निगेटिव आया, क्या है, माइनस mgh। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या आया, निगेटिव आया। क्यों निगेटिव, ये निगेटिव आया, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव आया है निगेटिव, और जब ये निगेटिव है इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर वर्क डन निगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा पॉजिटिव। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव अगर निगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है, हम इसे ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। वर्क डन क्या हो रहा है, निगेटिव। क्यों निगेटिव हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, इसलिए वर्क डन निगेटिव है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कैसे हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी है इस वजह से पॉजिटिव हो गया क्योंकि जितना हम ऊपर जाते जाएंगे एच हमारा बढ़ता चला जाएगा, और एच हमारा जब बढ़ता चला जाएगा तो ये है यू इनिशियल और ये है यू फाइनल। तो फाइनल किस पर डिपेंड कर रहा है, एच पर, और जितना हम ऊपर जाते जाएंगे फाइनल मेरा बढ़ता चला जाएगा, और फाइनल मेरा जब बढ़ता चला जाएगा तो डेल्टा यू अगर हम निकालें, डेल्टा यू अगर हम निकालें तो यू एफ माइनस यू आई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एफ मेरा क्या हो रहा है, यू एफ क्या है, ग्रेटर देन यू आई है, इसलिए एफ, ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि मेरा फाइनल बढ़ रहा है। तो यहां पर वर्क डन निगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। अब दूसरा केस देखते हैं, सेकंड केस देखिए। अब यहां पर सेकंड केस में मान लेते हैं कि जो ब्लॉक यहां पर था, जो ब्लॉक यहां पर था, इसको ग्रीन से दिखा रहा हूं, समझिए। ये फर्स्ट केस ग्रीन वाला, सेकंड केस ये एच पर है और ये जमीन है, यहां H0 है। अब हमने क्या किया कि इस पर नीचे लग रहा है Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर, नीचे। मतलब कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे वो अब नहीं है, वो अब नहीं, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे वो अब नहीं। मतलब पहले केस में हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए, ये पहला केस। दूसरा केस क्या, ऑब्जेक्ट ऊपर है और इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, मतलब कि मेरा एक्सटर्नल फोर्स अब नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। इस केस में वर्क क्या होगा, तो अभी भी तो कंजर्वेटिव फोर्स ही काम कर रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है। कैसे पता कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन, फोर्स क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी के इन्फ्लुएंस पे हो रहा है, इसलिए वर्क डन कंजर्वेटिव, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव कैसे हो गया, सेम बात है इस फोर्स के लिए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस फोर्स के लिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये इसका हो जाएगा इनिशियल, और ये वाला जो पॉइंट है ये इसका हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये इसका हो जाएगा फाइनल। तो जब हम निकालेंगे डेल्टा यू तो यू एफ माइनस यू आई, और इस केस में यू आई बड़ा है और यू एफ छोटा, इसलिए डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। कहानी समझ में आ रही है आपको। दो केसेस है, पहले केस में हम ऊपर ले जा रहे हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा निगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एच बढ़ रहा है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि एच बढ़ रहा है। लेकिन जब हम दूसरा केस लेते हैं तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं। जब एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव।
वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा तो वर्क डन पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि नीचे वाले फोर्स के लिए इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये, तो इनिशियल पॉइंट इसका ज्यादा होगा, फाइनल पॉइंट कम होगा, क्योंकि हाइट कितना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा निगेटिव। ये कहानी लॉजिक समझ में आया आपको, कब पॉजिटिव है और कब निगेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव, वर्क डन कंजर्वेटिव अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, और अगर वर्क डन निगेटिव है इसका मतलब कि वर्क डन निगेटिव है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही, मतलब यहां जो वर्क है वो लॉस हो जा रहा है, मतलब यहां लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल ये है कि इसमें से माइनस कैसे हटाएं सर, ये माइनस कैसे हटेगा, एकदम सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है देखिए, और जो लॉजिक मैं यहां आपको दे रहा हूं, जो लॉजिक दे रहा हूं आपको ग्रेविटेशन के लिए, सेम डिट्टो सेम एकदम स्प्रिंग के लिए काम करेगा। अब देखिए, हाँ अब देखिए कैसे हटेगा, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या आया, माइनस mgh। यहां से देखिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या आया, माइनस mgh। इस वाले लाइन को हम हटा देते हैं क्योंकि इसका कोई अमानी मतलब नहीं है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या आया, माइनस mgh लिख दिया। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होगा, ये निगेटिव है, ये जब निगेटिव है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा यू। ये दोनों बात समझ में आ रही है आपको, ये दोनों बात समझ में आ रही है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव ये फर्स्ट केस से, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल ये सेकंड केस से। अब दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बराबर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, एक की जगह डाल दीजिए माइनस डेल्टा यू, एक की जगह डाल दीजिए माइनस mgh, निगेटिव से निगेटिव कट गया तो फाइनल आ गया आपका uf। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बराबर mgh। अगर इनिशियल ले ले 0, अगर ui ले ले 0, लेट ui अगर ले ले 0 तो uf क्या हो जाएगा mgh, मतलब कि ug बराबर क्या आ गया mgh। बात समझ में आ रही है, कट गया क्या, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ गया, 1.5 किलो मिठाई बांट दीजिए जाके, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। सेम चीज किसके लिए होगा, स्प्रिंग के लिए, उसको भी मैं दिखा देता हूं, लेकिन उसके लिए ये देख लीजिए, एक वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम क्या होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज डज पॉजिटिव वर्क। कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा कैसा करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स फील्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव वर्क करता है। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव वर्क कर रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स फील्ड। फॉर एग्जांपल, when the compression or elongation of the spring decreases, spring becomes inactive। मतलब यही चीज जो स्प्रिंग का है, जो ग्रेविटेशन का है, वही चीज यहां है कि यहां जब हम ले आए तो वर्क डन, जो एक्सप्लेनेशन ग्रेविटेशन का है वही स्प्रिंग का है, इसलिए समझिए, जब हम इसे यहां ले आए और यहां से जब ये नीचे आने लगा सेकंड केस, तो वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। तो वर्क डन क्या है, पॉजिटिव एट द एक्सपेंस ऑफ, खर्च हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंस ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। एक्सपेंस क्या, खर्च होना। क्या खर्च हो रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी खर्च हो रहा है जो जमा हुआ था इसके फील्ड में। मतलब यहां से जब हम इसको लाएंगे तो वर्क डन कंजर्वेटिव के द्वारा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था वो खर्च हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल यहां दिया हुआ है स्प्रिंग का, कि जब हम कंप्रेशन या इलोंगेशन, मतलब दबाए हुए हैं या ज्यादा खींच के उसको छोड़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। स्प्रिंग का जो इलोंगेशन इतना है लेकिन हम इतना ले आए तो इलोंगेशन उसका डिक्रीज हो गया। कंप्रेशन इतना था, उसको हम छोड़ दिए तो कंप्रेशन भी डिक्रीज हो गया। तो उस केस में स्प्रिंग क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो जो कहानी यहां समझाया है वही चीज यहां है। तो स्प्रिंग के लिए भी मैं बता रहा हूं, इसको थोड़ा मिटा देता हूं। चलो देखो, ठीक है, स्प्रिंग के लिए देख लीजिए। स्प्रिंग के लिए फटाक से, स्प्रिंग के लिए क्या करेंगे, तो वही चीज है। स्प्रिंग का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या आया, -12kx², और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होगा, ये हम लोग काम कर रहे हैं किसके लिए, स्प्रिंग के लिए। तो क्या होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हो जाएगा
डेल्टा यू, दोनों को डाल दीजिए तो निगेटिव से निगेटिव कट जाएगा, तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यू एफ माइनस यू आई बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर यू इनिशियल जीरो हो जाए इसकी तरह तो यू एफ क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों ही फॉर्मूला पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव कैसे आया, बात समझ में आई आपको। इसमें दो केसेस है, पहला केस वर्क डन कंजर्वेटिव निगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। कैसे, तो पहले केस में एक्सटर्नल फोर्स है, दूसरे केस में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इसलिए फटाक से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कंफ्यूजन अभी भी नहीं होगा, मुझे मालूम, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बैटरी डिस्चार्ज है इसलिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।